टैरिफ सब अगर कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे ही दिया तो हम ज़्यादा जल्दीबाजी किस बात को दिखाएं अपने ट्रेड डील करने को लेकर के, चूँकि एक्सपर्ट का मानना है कि उससे नुकसान में ही रहेंगे, चूँकि आप ये डील तो इस बिना पे किया जा रहा था कि हमने 45%, 40%, फिर 25% टैरिफ लगा दिया, अब इस पे नेगोशिएट करवा करके 15% पे, अब तो सारा कुछ आपका ख़त्म ही होगा। खैर देखें कैसे फोल्ड आगे चल के ये परतें खुलती हैं यहाँ पे। लेकिन एक सवाल जो शो के शुरू में हमने पूछा था कि अब वार से हट के क्या घरेलू फैक्टर पर बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर कर रही हैं क्या? अनु सिंघल सर, घरेलू फैक्टर पर आपने दो चीज़ें बताई थी अपने सवाल के जवाब में, मुझे याद अच्छे से। एक आपने बताया था एसबीआई के नतीजे, दूसरा बताया था अपने टाइटन के नतीजे। तो कंपनी स्पेसिफिक नहीं भी जाए तो मैं एक जेनरिक सवाल पूछूं एसबीआई के नतीजे को लेकर के, क्या एसबीआई के इस नतीजे को देखते हुए सरकारी बैंकों को उसी चश्मे से देखा जाना चाहिए? सारे सरकारी बैंकों को ये इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बैंकों के रैली में सरकारी बैंकों का बड़ा योगदान रहा है। देखिए, एसबीआई के चार्ट में वीकनेस थी कहीं ना कहीं। अगर आप देखें तो एसबीआई ने इस पूरी रैली में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो कुछ हद तक शायद मार्केट को एक रिस्क था। लेकिन सवाल यह है कि इस क्वार्टर में खराब नंबर का स्कोप नहीं था जो क्वार्टर गया एसबीआई का, और ऐसे में एसबीआई स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी डी रेटिंग हो सकती है। अब इसका पूरा इम्पैक्ट बाकी पीएसयू बैंक्स पर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वैसे भी एक चीज़ समझिए कि अगला क्वार्टर वैसे ही बैंकों के लिए थोड़ा टफ रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड ऊपर आया है उसका एक इम्पैक्ट, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी होगा उसका, तो वो वैसे ही थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा उस पर। लेकिन यहाँ से एटलीस्ट एसबीआई का आउट परफॉर्म करना थोड़ा सा टफ होगा। पूरा का पूरा पीएसयू बैंक पैक कैसे रिएक्ट करेगा, आई थिंक ये थोड़ा देखना होगा, क्योंकि लक्ष्मण जी एक दो बैंकों ने अच्छे नंबर्स भी पेश किए पीएसयू बैंकों में। लेकिन हाँ, एसबीआई की तरफ से मैं जरूर कहूँगा कि एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आज बाजार को मिली। सुदीप सर, आप कैसे देख रहे हैं इस नतीजे से? अगर हम बैंकिंग सेक्टर के लिए क्यों लें, ये इसलिए सवाल मैं आपसे ही पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले साल से जब रैली आई तो उसमें बैंकिंग सेक्टर का योगदान और उस बैंकिंग सेक्टर में सरकारी बैंकों का जो योगदान था वो काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन अब यहाँ से आगे कोई एंटर करना चाहे सरकारी पीएसयू बैंक में तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी पेन और भी है, जो अभी अनु सर कह रहे थे क्रूड की चीज़ें हैं, और फिर आगे चल के आपको ईसीएल नॉर्म्स जो आरबीआई ने घोषित किया वो भी लागू होना है, तो चीज़ें थोड़ी सी बहुत अच्छी दिख नहीं रही हैं। देखिए, लक्ष्मण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अनुज जी ने जैसे कहा। इसमें मैं 2 अलग मुद्दे इसमें लाना चाहता हूँ। पहला मुद्दा तो ये है जो स्ट्रक्चरल इश्यू कि एल नीनो का इम्पैक्ट के कारण मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी, स्काईमेट सबका जो एक्सपेक्टेशन है मॉनसून बिलो नॉर्मल होगा। और मॉनसून बिलो नॉर्मल अगर होता है तो वो इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए और बैंकों के लिए सही नहीं है। डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो पर इनडायरेक्ट टर्शियरी इम्पैक्ट तो जरूर है, उसको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात ये है, और ये तो अक्रॉस द सेक्टर एंटायर कैपिटल मार्केट के लिए एप्लीकेबल है। और हम लोग वार खत्म हो गया बोल के हम लोग मतलब शायद थोड़ा एक्साइटेड हो रहे हैं, पर ये एल नीनो इज स्टेयरिंग एट अस और उस पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो इंडियन मार्केट को रुला सकता है। दूसरी बात, आपने जैसे जो इंडिकेशन दिया, जो ईसीएल नॉर्म्स आरबीआई इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसका जबरदस्त असर पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स पे आएगा। और इसके कारण पीएसयू बैंक्स में 1-2 क्वार्टर में एक बड़ा प्रोविजन का धक्का आएगा जरूर, और इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। पर मैं यहाँ पे एक मुद्दा जरूर छेड़ना चाहूंगा कि इसके आगे ये जो स्पीड बम्प आप कह सकते हैं, ये 2 स्पीड बम्प के आगे पीएसयू बैंक अच्छे हैं, अच्छा लग रहा है। आपको ये 2 स्पीड बम्प अभी झेलना पड़ेगा। मे बी 1-2 क्वार्टर तक आपको थोड़ा इस पे वॉच रखना पड़ेगा, पर आगे चल के अभी भी वो वैल्यूएशन, अट्रैक्टिवनेस, सरकार के तरफ से जो एक पॉलिसी है कंसोलिडेशन का, ये सब रिलेवेंट है और ये सब जरूर अपना काम करेगा। पर शायद आपको 3 से 6 महीना वेट करना पड़ेगा। 3 से 6 महीना वेट कर लेना चाहिए पंकज जैन साहब एंटर करने से पहले, क्यों? देखो लक्ष्मण जी, हमारे को मतलब वी एज अ स्टॉक ब्रोकर जो हम अपने क्लाइंट्स को भी गाइड देते हैं कि हमारे को ये देखना है कि पैसा कहाँ बन रहा है। हमारा कोई ऐसा कोई जैसे बोलते हैं अनहिंज्ड
बैंकिंग के साथ प्यार नहीं है। अगर आप देखो जो सबसे बड़े 2 एलिफेंट हैं हमारी मार्केट्स के, बैंकिंग और टेक्नोलॉजी, दोनों ही सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और एक जो अगर हम थोड़ा-सा अगर हम थ्रेडबेयर करें, जो एफआईज़ का आउटफ्लो हो रहा है, जो ये मैसिव एफआईज़ का आउटफ्लो हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज़, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की हो रही है। सो एंड दैट इज़ नॉट विदाउट एनी रीज़न, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो बाहर की मार्केट्स हैंगी, बाहर की इमर्जिंग मार्केट्स हो, चाहे वो छोटी मार्केट्स लाइक, खैर अब छोटी तो नहीं बोलनी चाहिए, इवन कोरिया, वियतनाम, ताइवान, जो जायंट मार्केट यूएस, उस तरह के वहाँ पर रिटर्न मिल रहे हैं। सो इट इज़ बट ऑब्वियस कि यहाँ का जो एक साइडलाइन का पैसा है दैट विल मूव अवे। अगर हम जनरल भी देखें, हमारा भी जो एक रिटेल निवेशक होता है वो इज ट्राइंग टू चेज द मोमेंटम, अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, दे टेंड टू सेल दैट स्टॉक्स एंड गेट इनटू अ ग्रोथ ओरिएंटेड एग्रेसिव स्टॉक्स। तो अभी हम टेक्नोलॉजी और बैंकिंग में कोई बहुत ज़्यादा व्हाट वी कॉल इमीडिएट टर्म पे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। जिस तरह के चैलेंजेस एसबीआई के रिजल्ट्स ने दिखाए हैं, आई थिंक ये चैलेंजेस Q1 के रिजल्ट में और ज़्यादा परकुलेट होंगे। सो देयर इज़ नो रीज़न टू गेट इनटू बैंकिंग स्टॉक्स ऑन एग्रेसिव बेसिस, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग हो, चाहे वो पीएसयू बैंकिंग हो। अगर मेरे को कहीं पर फाइनेंशियल स्पेस में एंटर भी करना होगा सिलेक्टिवली, आई वुड टेंड टू एंटर गुड एनबीएफसीज। सो ये तो मेरा बैंकिंग के लिए रवैया है। खास एंड इसमें भी जो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था, वहाँ पर भी जो स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स होंगे जहाँ पर ग्रोथ दिख रही है, मे बी दैट कुड बी द एंट्री पॉइंट। बट उसके अलावा अगर हम देखें जो हमारा मिड कैप इंडेक्स है, आई थिंक पिछले 5-7 दिन में वो लाइफ टाइम हाई को 1-2 बार क्रॉस भी कर चुका या उसकी दस्तक पे बैठा हुआ है। सो मिड कैप इंडेक्स इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो देयर आर पॉकेट्स ऑफ रेजिलियंस, देयर आर पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ। अगर हम देखें से समथिंग लाइक हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, समथिंग लाइक ईएमसी स्पेस देखें, ऑटो एंसिलरी स्पेस देखें, सो दीज आर स्पेसेस जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमारे को दिखा के दे रही हैं एंड स्टॉक्स एंड सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग। सो इस टाइम जो गेम है, इस टाइम जो इन्वेस्टमेंट है, इस टाइम जो ग्रोथ है, इस टाइम जो मनी इज टू बी मेड इन गुड हाई वैल्यू, गुड एग्रेसिव ग्रोथ मिड कैप स्टॉक्स। और मार्केट वो रियलाइज कर रही है, मार्केट पार्टिसिपेंट वो रियलाइज कर रहे हैं। सो जस्ट टू कीप ऑन बीटिंग अराउंड कि बैंकिंग पे हमारे को निवेश करना है या टेक्नोलॉजी पे हमारे निवेश करना है, देयर आर आइटम्स विच आर मोर वर्थवाइल बियॉन्ड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज व्हाट वी आर सर्चिंग, दैट इज व्हाट वी आर गाइडिंग, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक मेनी म्यूचुअल फंड्स एंड एफआईज आर ऑल्सो एग्रेसिवली डूइंग। बिल्कुल, यहाँ पे साफ कह दिया पंकज जैन साहब ने कि भाई हम तो बैंकिंग और आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर से कह रहे हैं दूर रहिए अपने क्लाइंट को, और हमारे लिए उससे ज़्यादा फ़ायदा मिड कैप में दिख रहा है। और कुछ सेक्टर के नाम भी बताएं, अभिषेक अग्रवाल साहब, इनका लॉजिक बड़ा ही सही सा था कि भाई हमने कोई रिश्तेदारी तो करनी नहीं है सरकारी बैंकों के साथ कि उसी के साथ रहना है, चाहे वो डूबे चाहे वो उभरे। अब नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, छोड़ के आगे बढ़ेंगे। आप लोग यही रवैया रुख व्यू लेके चल रहे हैं? लक्ष्मण जी, इंटायरली हमारा ऐसा स्टैंस नहीं है। डेफिनेटली चॉइसेस हमेशा इन्वेस्टर के पास रहेगी, बट पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिहाज से फाइनेंशियल्स इंडिया के अंदर में हाईएस्ट वेटेज रखते हैं इंडेक्स में। तो आप फाइनेंशियल्स को बाहर रख के तो पोर्टफोलियो में आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब रही बात कि उसका मिक्स क्या होगा, तो जहां तक बात आती है पीएसयू बैंक्स की, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो फिलहाल यही है कि निम कॉम्प्रेशन है, राइट? अब निम कॉम्प्रेशन है, ट्रेजरी इनकम की वॉलेटिलिटी है, और अब साथ-साथ में आप देखेंगे तो एफआई की सेलिंग भी है। बिकॉज़ एफआई को अगर अभी हमने जो आंकड़े देखे या जो भी आंकड़े सेलिंग के आते हैं, वो फाइनली निकाल कहाँ से रहे हैं वो पैसा? लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में मिलती है बिकॉज़ वहाँ पे इतने सारे बड़े-बड़े बैंक्स हैं। तो ये 3 फ्रंट का जो चैलेंज है, लार्जली पीएसयू बैंक तो एटलीस्ट वो फेस कर रहा है। नाउ अगर आप मुझे बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आई थिंक सो इंडिया के बैंक्स की बैलेंस शीट आई थिंक सो ऑल टाइम बेस्ट है अगर हम क्वालिटी की बात करें, एनपीएस की बात करें। बट क्योंकि अब अर्निंग विजिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं, अर्निंग की ग्रोथ के ऊपर बात उठ रही है, तो वहां चैलेंज है। एसबीआई ने 13 से 15% की ही गाइडेंस दी है क्रेडिट ग्रोथ की। इसका मतलब कुछ उसमें से अपसाइड एटलीस्ट टॉप लाइन में नहीं है। अब बॉटम लाइन में अगर निम कंप्रेशन होगा तो फिर आपकी अर्निंग्स कैसे एक्सपांड होगी और उसके सामने वैल्यूएशन कैसे जस्टिफाई करेगी। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम बन रही है मेरे हिसाब से। अगर बैंक्स में बने रहना है तो लार्ज प्राइवेट बैंक्स इस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से मुझे लग रहा है कि सादा सेफर बेट है। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि हमें सेलेक्टिवली ही जाना होगा और परफॉर्मेंस देखते हुए चलना होगा,
बिकॉज़ द मार्केट डेफिनिटली काफ़ी वॉचफुल भी है कि यहाँ से अगर हमें हमारे पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग भी करनी है विदिन द सेक्टर, तो फिर वो शायद अब हम इस क्वार्टर में होते हुए देख सकते हैं। सुनील सर, फाइनेंशियल सेक्टर को इग्नोर कर नहीं सकते, रहना है तो लार्ज प्राइवेट बैंक में जाइए। पीएसयू बैंक को लेके थोड़ा सा रिजर्वेशन है हमारे या पैनलिस्ट में। मैं सहमत हूँ जो ऑल पार्टिसिपेंट ने कहा, मगर खास करके मैं कहूँगा 2 चीज़, एक कि क्रेडिट डिपॉज़िट रेशियो की चैलेंज है, बेसिकली सब ऊपर, तो निम्स के ऊपर ही चैलेंज है। तो प्राइवेट सेक्टर इसलिए मैं प्रेफ़र करूँगा क्योंकि उनका एक ओवरऑल नॉन इंटरेस्ट इनकम जो होता है ना, म्यूचुअल फंड बेच के, इंश्योरेंस बेच के, वो उनका शेयर ज़्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2 है कि आपने देखा कि इंडियन कंज्यूमर अब तक डिमांड के साइड पे अच्छा ही कर रहा है। ऑटो के सेल्स अच्छे आ रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो ये सब ईएमआई बेस्ड बोरिंग होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक आगे होती है। तो डेफिनिटली मैं अगले फ्यू क्वार्टर्स के लिए मैं देखूँगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का बिज़नेस ग्रोथ अच्छा होगा और वो उनका डिपॉज़िट को उतना मारा-मारी नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ रेज़िंग मनी। बट फाइनल पॉइंट क्या है ना कि मुझे लग रहा है दबाव जो होगा विज बिकॉज़ ऑफ सेक्टर रोटेशन। बिकॉज़ 1 साल में देखिए कि पीएसयू बैंक्स द टॉप 3 सेक्टर्स मेटल डिफेंस और पीएसयू बैंक्स 1 साल में 35% रिटर्न दिया है पीएसयू बैंक ने, व्हेreas प्राइवेट सेक्टर का 2% नेगेटिव रिटर्न है 1 साल का। तो अभी जो अर्निंग सीजन के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स और ये जो है बहुत सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं और जहाँ प्रॉफिट बना उसको बेच रहे हैं। एक मंथ में देखे पीओसी बैंक का नेगेटिव रिटर्न 3-4% है। तो ये सेक्टर रोटेशन आगे 1, 2 और 3 महीने के लिए चलेगा और वो पीएसयू बैंक में प्रॉफिट बुक करके पॉजिटिव सेक्टर्स में शिफ्ट करेंगे। तो ये उनकी फंडामेंटल्स की बात नहीं है, ये जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, वो वहाँ पर अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो दबाव रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में मैं सहमत हूँ कि डेफिनिटली पीएसयू बैंक्स के ऊपर थोड़ा दबाव रहेगा और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स प्रेफरेबल है। मगर अगर आप 1 साल से ज़्यादा की लंबे टाइम है आपके निवेश के लिए, तो मैं जो सुदीप जी कह रहे थे कि 2-3 क्वार्टर अगर झेल लेंगे आप, उसके बाद बिकॉज़ मेरा मानना है कि ईसीएल फ्रेमवर्क इतना जो डरा है मार्केट उसके बारे में, डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ अल्टीमेटली पीएसयू बैंक्स का ओनर कौन है? गवर्नमेंट है। कैपिटल किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है और वो कैपिटल आसानी से एक चीज़ है वहाँ पर डिविडेंड को कम करा के अपना कैपिटल को शोर अप कर सकते हैं, पीएसयू बैंक्स। तो मेरे लिए ये ईसीएल का उतना झंझट नहीं है जो मार्केट सोच रही है। मैं तो सुनील सर, मैं तो ये पूछूंगा एक इन्वेस्टर होने के नाते कि हम क्यों 2-3 क्वार्टर अपना पैसा फंसा कर रखें। 2-3 क्वार्टर कहीं और लगा देंगे, जब सारा कुछ सारे बम्प हट जाएंगे तब हम जाएंगे लगाने के लिए। देखिए, हम शेर के साथ ये नहीं कर सकते और डेयर के साथ भाग नहीं सकते। जैसे ना कि आप एग्ज़ैक्टली 3 मंथ का टाइम लें, फिर मैं वापस घुसूँगा, ये नहीं है, बस की बात नहीं है। कोई टाइमिंग को बॉटम सही से पकड़ा नहीं है, टॉप को क कहीं से पकड़ा नहीं है। तो जो ऑलरेडी ओन कर रहे हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ कि पैनिक करके बेचिए मत अच्छा, और जो ओन कर रहे हो वो बेचे ना। हाँ, और वे जो खरीद रहे हैं उसको स्टैगर्ड तरीके से खरीदिए। तो एक लमसम में मत डालिए। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरे हट जाएँ इससे, फिर डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग ही नहीं है ना। तो मेरा मानना है कि हाँ, 3-4 महीने के लिए आप झेल लो, स्टैगर करके निवेश करो। उसके बाद एक जो मैंने कहा ये ओवरडन है मेरे ईसीएल का जो वरी है। सेकंड चीज़ मैं बताऊँ, मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि इस साल बजट के अंदर या शायद नेक्स्ट बजट में बड़े-बड़े पीएसयू बैंक की मर्जर अनाउंस होगी, बिकॉज़ उनको अभी ग्लोबल साइज़ में बनाना है। जब वो खबर आएगी तो ये दौड़ेंगे, बिकॉज़ इस बार अच्छी बैंक को मर्ज करने वाले हैं, बुरी बैंक और अच्छी बैंक को नहीं। अच्छे टॉप क्वालिटी बैंक्स को, टॉप साइज़ बैंक को मर्ज करके इंटरनेशनल स्केल में लाने की कोशिश की जाएगी, बिकॉज़ देन ओनली वो फॉरेन कैपिटल को आसानी से रेज़ कर सकते हैं और ये चीज़। तो वो अनाउंसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हिंट्स आई थी पहले, फिर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ज़रूर मैं मानता हूँ कि वो एक इम्पेरेटिव है और जब वो आएगी तो पीएसयू बैंक में रुझान वापस बढ़ेगा। ये टाइमिंग आप सही पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस रहेंगे, ये मानते हुए आप पैनिक मत कीजिए और शॉर्ट टर्म में ज़रूर आपको प्राइवेट बैंक्स ऐड करना है तो ऐड कीजिए।